सकारात्मक शब्द की बात करते हैं तो कौन से शब्द हमारे सकारात्मक रहेंगे और कौन से हमारे नकारात्मक रहेंगे। तो पहले हम सारे ही सकारात्मक शब्दों की बात करते हैं। तो एक शब्द हमारा आता है अवसर, है ना, कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना, अवसर देना किसी भी काम के लिए। अगर आप उनको पठन कौशल सिखा रहे हैं, आप उनके भाषण कौशल को विकसित करना चाह रहे हैं, है ना, तो जो भी कौशल बच्चे का विकसित करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको बच्चों को अवसर देना है। तो बिना अवसर दिए बच्चा नहीं सीखेगा, है ना। जब बच्चा अवसर दोगे तो वहां सहज रूप से वो भाषा के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी। तो बच्चे को बोलने के, पढ़ने के और गतिविधि करने का पूरा मौका दो, तो ये सदा पॉजिटिव माना जाएगा। तो अगर पूछा जाए निम्न में से कौन सा कथन सही, अगर आपको ऑप्शन में अवसर नजर आ रहा है तो उस ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिएगा कि ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद सक्रिय, है ना, बच्चा आपकी कक्षा में कैसा होना चाहिए, तो बच्चा आपकी कक्षा में सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। निष्क्रिय बच्चा, जहां पर बच्चा निष्क्रिय है तो वो कक्षा अच्छी नहीं मानी जाती है ना। तो आपकी कक्षा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। और अगर चाइल्ड सेंटर्ड रहेगी तो वहां पर बच्चा जो है सक्रिय होकर सीखेगा, सक्रिय अधिगम वहां बच्चे का हो रहा होगा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन, यानी इनकरेज बच्चे को करना, बच्चे के प्रयासों की तारीफ करनी है ना। ऐसे नहीं है वो गलत कर रहा है तो उसको डांट कर बिठा दो, चल भाई तेरे ना हो बस की कुछ भी, है ना, तो हम नहीं पढ़ाएंगे तुझे। तो ऐसा नहीं डांटना है, हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है। वो अगर अच्छा, थोड़ा बहुत उसने अच्छा किया है तो उसको अप्रिशिएट करना है, उसके प्रयासों की तारीफ करनी है। फिर देखो तारीफ से वो कितना उत्साहित होता है कि मैं अगर और अच्छा करूंगा तो मुझे कितनी ज्यादा तारीफ मिलेगी। और तारीफ हर कोई चाहता है कि मेरी तारीफ हो, तो तारीफ तभी होगी जब आप अच्छा काम करेंगे। और आप कर भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहो, बस कुछ दिन की दूरी है, फिर आपके हाथ में सीटेट है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, है ना, बच्चे को क्रिएटिव रखना है ना, रचनाशील बनाना है आपके बच्चे को। तो यहाँ पर साथ साथ क्वेश्चन भी दीजिएगा, दीदी जी क्लियर होगा। अच्छा जी क्वेश्चन भी चाहिए, अगर मैं क्वेश्चन लेके आ गई तो फिर ये भी नहीं होने की चीजें, पहले ये देख लो क्वेश्चन की। तो अब आपकी है तो सही, कल से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सब क्लियर हो जाएगा। और कितनी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें क्वेश्चन की। बच्चे को रटी रटाई बातों के बजाय कुछ नया और मौलिक सोचने के लिए देना, है ना, कि बच्चे को रटी रटाई कंठस्थीकरण नहीं करवाना है, उसको कुछ नया, मौलिक, मौलिक का मतलब स्वाभाविक, उसके खुद के विचार होने चाहिए, है ना, उसकी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, सदा पॉजिटिव माना जाएगा। पहले सारे शब्दों को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में समय रहते हम और भी चीजें कर लेंगे, ठीक है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, कि जितना बच्चा करके सीखेगा वो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम है कि नहीं। तो केवल सुनने के बजाय अपने हाथों से काम करके सीखना, है ना, केवल सुनना नहीं है कि हमने कह दिया भाई तुम ऐसे करो। आप कहते हैं कि मैम नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, हम कहते हैं बेटा बहुत प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर लाओ, है ना, मैं कहती रहती हूँ, आप सुनते रहते हो। तो सुनने की बजाय हाथों से भी काम करो, है ना, मॉक लगाओ अपने उस पर। अगर तुमने मॉक लगा भी लिया फिर मैं कहती हूँ खुद का एनालिसिस करो। तो एनालिसिस करना होगा, ऐसा नहीं है घर बैठे बैठे कोई और एनालिसिस करने आएगा। अपनी गलतियां आपको ही, आप ही चुन सकते हो, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप गलती कहाँ कर रहे हो उसको आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है ना। तो करके ही आप सीखोगे, बिना करके, बिना एनालिसिस करे, बिना अपनी गलती को छोड़े आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मातृभाषा, यानी कि मदर टंग की बात, कि बच्चे की घर की बोली स्कूल में सम्मान और प्रयोग का स्थान देना, है ना, कि बच्चे की जो भाषा है, मातृभाषा है, उसको आप सम्मान देंगे, ठीक है। उसके बाद बहुभाषिकता, बहुभाषिकता क्या कहती है, ये भी आपकी मातृभाषा को स्थान देती है, बच्चे की भाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करने पर बल देती है, कि कक्षा में अलग अलग भाषाओं को एक संसाधन यानी कि रिसोर्स मानना है, हमें उनको बाधा नहीं मानना। बच्चे की भाषा क्या है, तो बहुभाषिकता ऑलवेज पॉजिटिव मानी जाएगी और इसको संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। बहुभाषिकता का उद्देश्य कभी नहीं होगा क्या कि बच्चे को अधिक भाषाएं सिखाना या बच्चे को बहुभाषी बनाना या शिक्षक को बहुत सारी भाषाएं सिखाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। बहुभाषिकता क्या है, भाषा को, सभी भाषाओं को सम्मान देना और बच्चों की भाषाओं का कक्षा में प्रयोग करना, ठीक है। बाल केंद्रित, आपको बता दें भाई चाइल्ड सेंटर्ड आपकी होनी चाहिए। जहां पर ये आगे ना आपका सक्रिय अधिगम हो, तो सक्रिय अधिगम वही होगा जहां कक्षा आपकी कैसी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी, है ना। तो पढ़ाई का तरीका बच्चे की रुचि, क्षमता और गति के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई का तरीका कैसे होगा, आपकी रुचि के अनुसार, आपकी गति के अनुसार होना चाहिए, ओके। मैम जी कविता और गद्यांश में दिक्कत होती है, सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। एक स्पेशल मैराथन मैंने आपके गद्यांश और कविता के लिए ही लगवाई है, ठीक है। तो विविधता यानी कि डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कि अलग अलग क्षमता और पृष्ठभूमि वाले बच्चों को एक साथ स्वीकार करना, ये होती विविधता, है ना। विविधता में ये तो जो आपके अलग अलग भाषी, बहुभाषी बच्चे हैं, साथ ही साथ आपके जो अलग अलग स्थान के संस्कृति, विभिन्न संस्कृतियों से बिलोंग कर रहे बच्चे हैं, तो उनको आप एक साथ स्वीकार करोगे, है ना। उनकी क्षमता भी बच्चों की अलग अलग है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, तो उनकी जो ये विविधता है उसको स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उसको, ये जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, विविधता को कभी भी नकारात्मक नहीं मानना है। विविधता ऑलवेज पॉजिटिव रोल प्ले करेगी आपकी पेडागोजी में, ठीक है। अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल अधिगम, अधिगम कैसा हो, मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो और पढ़कर अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अधिगम कैसा हो, कि
केवल अक्षरों को पढ़ने के बजाय क्या हो, लिखे हुए का मतलब समझ आना चाहिए, है ना। जो भी लिखा हुआ है उसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेशन को सभी लाइक शेयर करते रहिएगा जल्दी जल्दी, और फिर हम अपना बढ़ ही रहे हैं आगे आगे। अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देनी है ना, कि बच्चे को अभिव्यक्ति के मौके देने हैं। अभिव्यक्ति तो बच्चे को अपने मन के विचार और भाव बेझिझक कहने देना, कि बच्चा जो कहना चाहता है तो उसको इतना सहज आप बनाएं, जब कह दिया भाई कक्षा आपकी कैसी होगी, चाइल्ड सेंटर, तो बच्चा जो कहना चाहता है उसको कहने के मौके दो, है ना, और उसको इतना फ्री छोड़ दो कि वो झिझके ना अपनी बात को कहने में। तो भाव बेझिझक कहने देना बच्चे के, अगर वो आप उसको टोकोगे तो फिर वो अपने भावों को बिना झिझके नहीं कह पाएगा, है ना। तो इसलिए हमें बच्चे के साथ कोई रोक टोक नहीं करनी है। जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी, है ना, उत्सुकता बच्चे के अंदर होनी चाहिए, कि बच्चे के प्रश्न पूछने और जानने की इच्छा को बढ़ावा देना, कि बच्चा जब जितने ज्यादा बच्चा प्रश्न पूछेगा, जिज्ञासु बच्चा होगा, है ना, तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जहां बच्चा जानने की इच्छा रखता है तो वहां बच्चे में क्रिएटिविटी आती है, वहां बच्चे में रचनाशीलता आती है, वहां बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है ना। तो समालोचनात्मक चिंतन, तर्कपूर्ण चिंतन, सृजनशीलता, रचनाशीलता, ये सभी आपके पॉजिटिव हैं बच्चे के अधिगम के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो ऑलवेज पॉजिटिव, कहते हैं कि आकलन का अगर सर्वोत्तम कोई तरीका है तो वो क्या है, वो हमारा पोर्टफोलियो है, ठीक है। उसके बाद बच्चे के क्रमिक विकास और कार्यों का फाइल में संग्रह, सबसे अच्छा आकलन इसको माना जाता है। पोर्टफोलियो में क्या है, पोर्टफोलियो कौन तैयार करता है, बच्चे अपना पोर्टफोलियो स्वयं तैयार करते हैं, ठीक है। तो बच्चे अपना पोर्टफोलियो स्वयं तैयार करेंगे, और अध्यापक जो है बच्चों का आकलन करने के लिए उनके पोर्टफोलियो का प्रयोग कर सकता है, और यह सर्वोत्तम तरीका माना जाता है आपके आकलन का, ठीक है। उसके बाद समावेशी शिक्षा ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। हमारे जो एनईपी 2020 है वो क्या कहती है कि यहाँ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, है ना, और सामान्य बच्चे सभी एक साथ शिक्षण ग्रहण करें, वो आपकी समावेशी शिक्षा की, कि सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाना, है ना। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे डिसेबल है उनको अलग कमरे में पढ़ा रहे हो और जो बच्चे नॉर्मल है उनको अलग कमरे में पढ़ा रहे हो, सभी को एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाना आपकी समावेशी कक्षा होती है ना। और उनको पढ़ाने का तरीका क्या है, अध्यापक को क्या करना होगा, तो वो विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेगा ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर आता है विविध संदर्भ। जब मैंने अभी पीछे आपको बताया भाई विविधता ऑलवेज पॉजिटिव है, डाइवर्सिटी ऑलवेज पॉजिटिव मानी जाएगी, उसको हम नेगेटिव मानेंगे नहीं। तो इस विविधता को ही संदर्भित यानी कि परिभाषित करते हुए एक और शब्द आया विभिन्न संदर्भ, है ना। जब भाषा को बच्चा विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करता है तो क्या ये पॉजिटिव नहीं होगा, सदा सकारात्मक होगा आपका, कि भाषा का प्रयोग केवल किताब में नहीं बल्कि अलग अलग स्थितियों में भी करना है, कि यानी कि भाषा का प्रयोग केवल आपकी किताब तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आप अपने दैनिक व्यवहार में उसको विविध संदर्भों में प्रयोग करना सीखें, है ना। और प्रयोग कब करोगे, जब आप बच्चे को अवसर दोगे बोलने के। तो विविध संदर्भ में भाषा का प्रयोग ऑलवेज सकारात्मक आपका माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद दैनिक जीवन से जोड़ना, कि किताबी ज्ञान को बच्चे के रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पढ़ाना, है ना। तो जो किताबी ज्ञान है, आपका नॉलेज है, वही जो ऊपर बता दिया ना विविध संदर्भ की, जो भाषा आपने सीखी वो केवल किताब तक सीमित नहीं रहेगी, वो आपके दैनिक जीवन से जुड़कर हमें सिखानी है। तो वही बात नीचे वाला, यानी कि हर एक जो शब्द है वो एक दूसरे से यानी कि अंतः संबंधित है ना, इंटर रिलेटेड है। तो किताबी ज्ञान कभी भी इस पर हम यानी कि कभी भी इस पर किताबी हमारा जो शिक्षण होगा केवल पाठ्य पुस्तक ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, वो हमारे व्यावहारिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। हस्तपरक अनुभव, ये हस्तपरक अनुभव क्या है, जिसको हम कहते हैं ना कि करके सीखना, वही है हस्तपरक अनुभव। तो बस अर्थ वही है, लेकिन उसके लिए आपको नए नए शब्द पेडागोजी में मिलेंगे। तो हस्त का मतलब हाथ से, करके सीखना हस्तपरक अनुभव आ जाए, कार्य करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, ये भी वही होता है। तो बस यहाँ करके सीखने के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कह दिया, कि चीजों को छू कर और महसूस करके सीखना। तो छू कर और महसूस करके सीखने का मतलब है जब आप स्वयं करके सीखोगे, वही है आपका हस्तपरक अनुभव, वही है लर्निंग बाय डूइंग, है ना। तो यहाँ पर बच्चे का स्व अनुभव काम आएगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हस्तपरक अनुभव को ही, इसी को हम स्वानुभव कह सकते हैं। यहाँ पर बच्चे का स्व अनुभव काम आएगा, ओके। उसके बाद लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक क्लास, कक्षा आपकी कैसी होनी चाहिए, तो कक्षा हमारी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। कहता है, जिसको बुरी लगती है वो बुरा कहता है। तो भाई इसी तरह से बच्चे को भी अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है कक्षा में, ठीक है। तो त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं, तो गलतियों को सीखने की सीढ़ी मानना है, न कि हम उनको बाधक मानेंगे, ठीक है। तो गलतियां सदैव सीखने का हिस्सा होंगी, उनको आप बाधा नहीं मानोगे, ठीक है। इसी तरह श्रव्य दृश्य सामग्री, तो यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स, जब आप कक्षा में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ा रहे हो, ये तो और भी बेटर माना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि समावेशी कक्षा आपकी है ना, तो समावेशी कक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है ये श्रव्य दृश्य सामग्री, क्योंकि यहाँ
पर विशिष्ट बच्चे भी हैं। तो जो बच्चे देख नहीं पाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो सुनकर सीखेंगे, और जो बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं तो वो देखकर सीखेंगे, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, आपका श्रव्य दृश्य सामग्री ऑलवेज सकारात्मक माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और देखेंगे हम आगे कि प्रिंट समृद्ध परिवेश, परिवेश आपका कैसा होना चाहिए, तो परिवेश हमारा प्रिंट समृद्ध होना चाहिए, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट आपका होगा। ठीक है, तो ऐसी कक्षा सदैव बच्चे को क्या है, पठन के प्रति प्रोत्साहित करेगी कि बच्चा क्या है, शब्दों के साथ इंटरेक्ट करके, है ना, बच्चा शब्दों को देखकर और मतलब देखकर शब्दों को सीख रहा है, भाषा को सीख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ना कक्षा की दीवारों पर चार्ट, पोस्टर आदि लगाना ताकि बच्चा पढ़ सके। तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कैसे होता है कि आप दीवार पर, कक्षा की दीवार पर पोस्टर लगाते हो, जो भी आपको पढ़ाना है, संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, ये सभी क्या प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है। गाड़ी के पीछे लिखा होता है लटक मत पटक दूंगी, ये क्या है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है। आप देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, है ना, और उस पर क्या है कि जुबा केसरी, ये क्या है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है। लेकिन ये तो मतलब वो तो आपका एक ओवरऑल मैं नजरिया बता रही हूँ कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, ये होर्डिंग्स क्या होते हैं, बैनर वगैरह क्या होते हैं। लेकिन कक्षा में थोड़ी लगाएंगे बोलो जुबा केसरी, तो कक्षा में हम क्या लगाएंगे, जो हमें बच्चों को पढ़ाना है उनसे रिलेट करती हुई चीजें हमें लगानी है। ठीक है, मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो। कि बच्चों का एक दूसरे से, अपने दोस्तों से सीखना, है ना, बच्चों का एक दूसरे से उसके बाद सहपाठी आकलन यानी कि पीयर लर्न, अच्छा आकलन और अधिगम अलग अलग है, सहपाठी अधिगम तो बच्चों का एक दूसरे से और अपने दोस्तों से सीखना, है ना। ऐसा भी होता है कई बार कि बच्चा जो है कक्षा में अध्यापक से पूछने में मतलब झिझकता है, उसको डर लगता है। कई बार अध्यापक होता है ना कठिन स्वभाव, कठोर स्वभाव होता है, तो वो उसको अध्यापक की चीज समझ में नहीं आती, लेकिन वो जब अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करता है, उसका कोई सहपाठी उसको बताता है तो वो जल्दी सीख जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सहपाठी अधिगम भी आपका सदैव पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है सामाजिक अंतःक्रिया की सोशल इंटरेक्शन, कि समाज और लोगों से बातचीत करके भाषा सीखना, वाइगोत्स्की कहते हैं, है ना। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है कि सामाजिक जो बातचीत है उसको आप नेगेटिव नहीं मानोगे, वो सदा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, आगे देखें कि मुक्त अंत वाले प्रश्न यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जब आप बच्चे को दोगे तो यहां पर बच्चे में रचनाशीलता का विकास होगा, क्रिएटिविटी का विकास होगा, है ना, क्रिएटिविटी का विकास होता है ना। तो इसीलिए मुक्त अंत वाले प्रश्न, जिससे बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा, समालोचनात्मक चिंतन बच्चे में विकसित होता है। ठीक है, तो ये आपके मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। और आलोचनात्मक चिंतन भी इसी से होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग, कि किसी बात को ज्यों का त्यों न मानकर उस पर तर्क वितर्क करना, जैसे कि आप करते हैं, है ना, कि जब आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा कि मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उत्तर गलत है, ये वाला सही होना चाहिए, तो आप जो है किसी भी शिक्षक की बात को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार करते। भाई जो बात सही है ठीक है, और जो आपको गलत लगती है तो आप उस पर तर्क वितर्क करते हो। और ये जो तर्क वितर्क है ये आपके अंदर किसको लाता है, ये समालोचनात्मक चिंतन को लाता है ना। तो हमें एकदम अंधा थोड़ी बनना है कि जो बता दिया वही सर्वोपरि है, वही सर्वोत्तम, उसके आगे कुछ नहीं। किसी भी चीज का अंधानुकरण करना सही नहीं है। बच्चे को प्रश्न पुटअप करना आना चाहिए, और उस बात पर जब आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो आपके क्या उसके उस टॉपिक के प्रति आपका क्या है नजरिया बदलेगा और आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद खोजबीन यानी कि एक्सप्लोरेशन करना, कि बच्चे को स्वयं उत्तर ढूंढने में या रिसर्च करने देना, है ना। खोजबीन यानी कि अन्वेषण, तो बच्चा स्वयं जब प्रश्नों को ढूंढता है, ठीक है, तो वो आपका होगा। उसके बाद चर्चा, डिस्कशन करना, तो चर्चा करना क्या नकारात्मक मानेंगे कि बच्चे परस्पर चर्चा कर रहे हैं, सदा ये अधिगम में सहायक ही है, ये कभी भी नकारात्मक नहीं है। तो किसी विषय पर बच्चों के बीच बातचीत करवाना, तो चर्चा करना सदा आपका पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं लचीलापन, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी इसको सपोर्ट करती है कि लचीलापन होना चाहिए आपकी कक्षा में। कैसे कि नियमों में कठोरता न रखकर बच्चे की सुविधानुसार बदलाव करते ही रहना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ के नहीं आया है वो उसको रोज मुर्गा बनाना ही बनाना है, उसमें डंडे कूटने ही कूटने हैं, है ना। तो नियमों में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार तुम सुधार कर सकते हो। तो लचीलापन होना चाहिए आपकी नीतियों में, आपके नियमों में, तो इसलिए आपका लचीलापन ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है। उपचारात्मक शिक्षण, कमियों का पता लगाने के बाद उन्हें सुधार करने के लिए, है ना। तो उपचारात्मक शिक्षण कब होता है, जब कमियों का पता लगाने के बाद उनमें सुधार करने की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो निदान होता है, ठीक है, पहले तो निदान होता है और निदान के बाद क्या होता है, उपचार होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि बच्चे को सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है इसका कारण पता लगाना। भाई क्यों नहीं सीख पा रहा है बच्चा, क्या बैक बेंचर है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, है ना, या शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना है,
क्यों दिक्कत है, और जब पता लग जाए तो फिर भैया उसको उपचार दे दो, है ना। तो उपचारात्मक शिक्षण, उसको दवाई गोली देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आता है स्व आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट, बच्चे द्वारा खुद अपनी प्रगति को जांचना। सेल्फ असेसमेंट ऑलवेज पॉजिटिव है। देखो पीयर असेसमेंट भी पॉजिटिव माना जाएगा, सेल्फ असेसमेंट भी, लेकिन जब आप उसके सहपाठी से उसका आकलन करते हैं, है ना, बच्चे का दूसरे बच्चे से जब आप आकलन करेंगे वो नकारात्मक माना जाएगा कि इसने देख कितना अच्छा प्रदर्शन किया, तेरा देख कितने कम नंबर आए, ये नेगेटिव है। लेकिन जब स्व आकलन होता है, बच्चे की खुद की प्रगति से उसका अगली प्रगति का आकलन किया जाएगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव माना जाएगा। तो इसी को कहा सेल्फ असेसमेंट, कि बच्चे द्वारा खुद अपनी प्रगति को जांचना, है ना। तो बच्चा जब अपनी प्रगति को खुद जांच रहा होता है वो आपका पॉजिटिव माना जाता है। संदर्भ में व्याकरण, व्याकरण कैसे सिखानी है आपको, तो व्याकरण हमें संदर्भ में सिखानी है भाई। डायरेक्ट नियम सिखाओगे क्या, नहीं सिखाएंगे। संदर्भ हो या प्रकरणानुसार हो, संदर्भ की बात हो या प्रकरणानुसार, प्रकरणानुसार प्रकरण के अनुसार, तो संदर्भ के अनुसार और प्रकरण के अनुसार दोनों ही एक बातें हैं, कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। तो चाहे संदर्भ की बात हो चाहे प्रकरण की बात हो, दोनों ही एक ही बातें हैं, समझ गए। तो नियम रटाने की बजाय कहानी पाठ के बीच में आए व्याकरण को समझाना, वही है संदर्भ। तो कुछ बच्चों को अब तक भी है कोई ऐसा जिसको संदर्भ समझ में नहीं आया है, अब तो बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रही है आपके रिवीजन की। आज की क्लास के बाद कोई थ्योरी नहीं होगी आपकी, आज मैं टैग वर्ड्स लेके आई हूँ। अब फिर आपकी जो है केवल हम प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, तो बस जितनी थ्योरी होनी थी हो ली है अब आपकी, ठीक है। तो संदर्भ किसको कहते हैं, जैसे मैं किताब पढ़ा रही हूँ, कोई आपकी कहानी पढ़ा रही हूँ, तो कहानी में कोई व्याकरणिक शब्दावली आई, जैसे कि कोई आपको लगा ये विशेषण है, कोई ये संज्ञा है, ये सर्वनाम शब्द है, तो बच्चों को पहले पूछना है कि ये शब्द कैसे हैं। बच्चे नहीं कर पाते, उनको बताना है कि ये जो जितने भी तुमने छांटे, जैसे लाल गाय, सफेद कुत्ता, है ना, तो इसमें सफेद लाल ये सभी क्या है, ये विशेषण है। तो संदर्भ के अनुसार व्याकरण का सामान्यीकरण, उदाहरण से नियम बताना, कुल मिलाकर पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। तो पढ़ाने से पहले बच्चे को जो पहले से पता है उससे जोड़ना, है ना, जिसको हम कहते हैं आपका बच्चों से हम यानी कि पाठ आरंभ करने से पहले उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रस्तावनात्मक प्रश्न जिनको कहेंगे। तो प्रस्तावनात्मक प्रश्न आपके क्यों पूछे जाते हैं, आपके पूर्व ज्ञान का आकलन करने के लिए कहे जाते हैं, ठीक है। दीदी तुम मेरे बात नहीं सुनी, उपेक्षा कैसा वर्ड, उपेक्षा, उपेक्षा आपका नेगेटिव है ना, उपेक्षा नेगेटिव है। किसी की अगर आप उपेक्षा करोगे बच्चे की तो वो नेगेटिव नहीं होगा, है ना, बच्चे को बुरा लगता है। जैसे मैं आपके कई की कमेंट देख लेती हूँ, कई की नहीं देख पाती हूँ, तो उनमें से आप भी मुंह बना के बैठ जाओ, मैम हमारे कमेंट ही नहीं देख रही, है ना। तो आप नेगेटिव मत हुआ करो, क्योंकि मैं उपेक्षा नहीं करती हूँ, वो उपेक्षित हो जाती है जाने अनजाने में, है ना। लेकिन अगर आप एक विद्यार्थी को ऑफलाइन में अगर हम होते हैं तो वहाँ पर हम सभी बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन में नहीं हो पाता है सबसे इंटरेक्शन, है ना। यहाँ पर आपकी कमेंट्स ऐसे चल रही होती हैं, लेकिन जब आप ऑफलाइन, आपको तो विद्यालय में जाना है, पढ़ाना है, तो वहाँ पर आपको हर बच्चों से कनेक्ट रहना होगा और किसी की भी आपको उपेक्षा नहीं करनी होगी, ठीक है। भ्रमण ट्रिप यानी कि फील्ड ट्रिप पर अगर आप ले जाओगे पॉजिटिव, की बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, है ना, कि भाई जैसे हमने बताया कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, ताजमहल आगरा में स्थित है, तो केवल किताबी ज्ञान न रखकर एक दिन ट्रिप ही लगा दो, चलो भैया तुम्हें आगरा घुमाया हूँ, है ना, चलो तुम्हें लाल किला घुमाना चलते हैं, दिल्ली में ही है। तो वहां पर बच्चा का क्या है, जो किताबी ज्ञान था उसको जब वो प्रत्यक्ष अनुभव करेगा तो वो ज्ञान उसका स्थिर हो जाएगा। तो वो फील्ड ट्रिप आपकी महत्वपूर्ण होती है। वास्तविक सामग्री, रियल, या कि पढ़ाते समय असली वस्तुओं जैसे फल पत्ती का प्रयोग करना। असली वस्तु का मतलब क्या है कि जो आपकी दैनिक प्रयोग की वस्तुएं हैं वो असली वस्तुएं, आप किचन की वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, दैनिक जीवन की वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, बाल्टी, मग, बेलन, है ना, जूता, चप्पल, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं, फल पत्ती, पेड़ पौधे, तो ये आपकी रियल या कहलाती है, वास्तविक सामग्रियां कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट। ये तो अभी हमने पीछे देखा था शायद, सेल्फ असेसमेंट, ये क्या हो गया, हाँ स्व आकलन आया था, कोई बात नहीं, दोबारा आ गया तो, कि बच्चे को मौका देना कि खुद देख के उसने क्या सीखा और कहाँ कमी रह गई, है ना। तो ये भी तो सेल्फ असेसमेंट, कि आप बच्चे को मौका दे रहे हैं, वो खुद से देखे कि खुद को कमी कहाँ रह गई। जो कि मैं आपसे कहती हूँ आप सेल्फ असेसमेंट करो, है ना। आप कहते हैं मैम नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं कहती हूँ देखो चेक करो, कमी तुम्हारी है, लेकिन हम सेल्फ असेसमेंट ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो भाई सेल्फ असेसमेंट के से बेहतर कुछ है ही नहीं, है ना, हम केवल तरीका आपको बताएंगे, तो आपको खुद को मौका मिलना चाहिए। उसके बाद है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, जिसको कहते हैं कि बच्चे को सीखने में थोड़ी आज़ादी देना ताकि वह खुद निर्णय ले सके, जैसे कौन सी किताब पढ़नी है ना। तो ये होती है स्वायत्तता बच्चे की, कि थोड़ी सी स्वतंत्रता बच्चे को आपको देनी चाहिए। उसके बाद आता है सहज और स्वाभाविक। बिल्कुल, ये जो स्वाकलन है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको आत्म मूल्यांकन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, आत्म मूल्यांकन भी कह सकते हैं। तो ये सदा आपके सकारात्मक माने जाएंगे। भाषा सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया होनी चाहिए, न कि जबरदस्ती थोपी गई, है ना। तो भाषा अगर आप सीख रहे हो, जैसे पठन है, पठन का उद्देश्य क्या कि आप सहज और प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ पा रहे हो। पठन का उद्देश्य क्या है, सहज प्रवाहपूर्ण तरीका। तो प्रवाहपूर्ण का मतलब कि समझते हुए, अर्थ का निर्माण करते हुए। तो सहज और प्रवाह, स्वाभाविकता आपकी ऑलवेज पॉजिटिव मानी जाएगी। तो सीखना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि जबरदस्ती नहीं थोपी जा सकती है। व्यापक मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव
इवैल्यूएशन जिसको कहते हैं कि बच्चे की केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेल, व्यवहार और अन्य गतिविधियों को भी जांचना, है ना, ये व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो केवल आप पढ़ाई को नहीं जांचोगे, उसके साथ साथ उसकी अन्य सभी गतिविधियों को जब आप जानते हैं, जांचते हैं कि वो खेल में कैसा है, अन्य गतिविधियों में कैसा है, पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है ना, तो ये सभी जांचना, व्यापक मूल्यांकन करना पॉजिटिव माना जाता है आपका। उसके बाद अवलोकन, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, कि शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाते समय या खेलते समय ध्यान से देखना बिना परीक्षा लिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि आप नहीं देख रहे मुझे इनकी परीक्षा लेनी है कि करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब कि आपका अवलोकन ऑब्जर्वेशन ऐसा होना चाहिए, आपको यानी कि शिक्षक को अवलोकनकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। शिक्षक कभी भी निर्देशक नहीं होगा, क्या होगा, अवलोकनकर्ता यानी कि गाइडेंस प्रदान करने वाला होगा, कभी भी निर्देश देने वाला नहीं होगा, है ना। तो आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं, तो वहां पर बच्चों को टोका टाकी नहीं करनी, आपको ऑब्जर्व करना है कौन बच्चा कितनी कुशलता से अपने कार्य को कर पा रहा है और कौन किस में क्या कमी है जिस कारण वो नहीं कर पा रहा है, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें आगे क्या सुधार करने की जरूरत है और क्या नहीं। ठीक है, संदर्भ में व्याकरण, अभी पढ़ा हमने कि ग्रामर, व्याकरण के नियम अलग से रटाने की बजाय आपको कहानी में समझाने हैं। पूर्व ज्ञान यानी कि नया पाठ पढ़ाने से पहले उससे बच्चे के पुराने ज्ञान का अनुभव भ्रमण अच्छे दोबारा आ गए, बच्चे का ऐसा माहौल देना जहां उसे डर न लगे, है ना। वास्तविक सामग्री हो गई, ये देखो परिवेश यानी कि इन्वायरमेंट कैसा हो, इन्वायरमेंट ऐसा हो कि बच्चे को ऐसा माहौल देना जहां उसे सीखने में डर न लगे बल्कि मजा आए। तो परिवेश कैसा हो, बिल्कुल उसके घर के जैसा हो, है ना। और परिवेश वो कैसे बनेगा, जब आप बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार करोगे। अगर आप बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार नहीं करोगे तो बच्चा खुद को उपेक्षित महसूस करेगा, वो एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन आना ही बंद कर देगा, मैं तो जाता नहीं हूँ वहां पे, हमारी कोई बात नहीं सुनता है ना। तो परिवेश आपको बिल्कुल रुचिपूर्ण और मनोरंजक परिवेश बच्चे को देना है, जिससे वो उत्साहित होकर कक्षा में आए अगले दिन कि कल क्लास में एक नई एक्टिविटी करवाई जाएगी, मुझे तो भाई जाना ही जाना है। भाग लेना यानी कि पार्टिसिपेशन, सुनिश्चित करना कि कक्षा का हर बच्चा गतिविधि में हिस्सा ले, कोई पीछे न छूटे, है ना। तो बच्चे को, सभी बच्चे को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। देखो भाग लेना जरूरी है ये नहीं, लेकिन आपको बच्चे को ऐसे प्रोत्साहित करना है कि बच्चा हरदम भाग लेने के लिए उत्साहित रहे, है ना। तो भाग लेना गतिविधियों में सदा पॉजिटिव माना जाएगा, तो बच्चा अगर गतिविधियों में भाग ले रहा है तो वो नेगेटिव आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद आकांक्षा नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अब मैं इसमें क्या ही करूँ बाबू, हो गई तो हो गई, अब कोई चारा नहीं है। ठीक है, कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन, बच्चों को कहानी अधूरी छोड़कर उसे पूरा करने को कहना, जिससे उनकी सोच का दायरा बढ़े। कल्पना शक्ति बताइए आपको, सृजनशीलता, कल्पना शक्ति, रचनाशीलता, आलोचनात्मक चिंतन, सारे ही एक दूसरे के पर्यायवाची मानकर चलेंगे इनको। तो इमेजिनेशन, तो कहानी अधूरी छोड़कर उसे पूरा करने को कहना, जिससे उनकी सोच का दायरा बढ़ता है। बात सही है, और ऐसा प्रश्न कई बार आया है कि छात्र आप जो कहानी अधूरी छोड़कर बच्चे को अनुमान लगाने के लिए कहते हैं, तो ये सदा पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चा कल्पनाशीलता के आधार पर कहानी में आगे क्या होने वाला है इमेजिनेशन करेगा, कल्पना करेगा, अनुमान लगाएगा, है ना, जिससे बच्चे में कल्पनाशीलता का विकास होगा, रचनाशीलता का विकास होगा। एंड देन प्रतिक्रिया, जिसको कहते हैं फीडबैक, और इसको आप प्रतिपुष्टि भी कह सकते हैं, कि बच्चे को उसकी कमी प्यार से बताना और सुधार का तरीका समझाना, डांटना नहीं। तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, अगर आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक होने के नाते आप बच्चे को डांटोगे नहीं, प्यार से समझाओगे, है ना, और सुधार का तरीका उसको आप बताएंगे। तो सुधार का तरीका समझाना, डांटना नहीं है। गतिशीलता, डायनामिज्म, की कक्षा बोरिंग या स्थिर ना हो बल्कि उसमें गतिविधियां बदलती रहें, है ना। तो गतिशीलता होनी चाहिए आपकी कक्षा में, ऐसा नहीं कि आप वही पुराना ढर्रा चला आ रहा है और वहां पर मैम आपकी पेडागोजी पढ़ लूँ तो इनफ है, बिल्कुल इनफ है, क्यों दिक्कत ले रहे हो, पर पढ़नी है ढंग से। ऐसा नहीं पेपर दे के आओ कह दो मैम हमारा तो आई नहीं, आपने कहा था इतने पढ़ लो और अब मेरे सिर पर ठीकरा फोड़ दो आगे। तो आपको क्या करना है, ढंग से ही पढ़नी है ना। तो एक बार ढंग से और फिर प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 90 नंबर आपके मुट्ठी में है, पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी और सीडीपी के, इसके अलावा अदर हैं आपके। अगर ये 2 भी सब्जेक्ट आपकी मुट्ठी में है तो आप आराम से 90+ ला सकते हो। अदर और भी हैं आपके सब्जेक्ट, तो उनमें भी आप 20-25 भी ले आए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके लिए कह रही हूँ जो अभी लास्ट में पढ़ना चाह रहे हैं, लेट पढ़ रहे हैं, तो हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और पाड़ को अन्य क्या क्या नाम है, इसको पाड़ या ढांचा भी कहते हैं। और कोई नाम आपको पता हो तो, पाड़, ढांचा, मचान, की बच्चे को सीखने में बड़ों द्वारा दी गई अस्थायी मदद, जैसे संकेत देना, इशारा करना, वाइगॉस्की का सिद्धांत है ना। तो ये आपका वाइगॉस्की के संदर्भ में इसको पॉजिटिव माना जाएगा जब भी पूछा जाए वाइगॉस्की को लेकर। ठीक है, चलेगा। प्रामाणिक सामग्री, तो प्रामाणिक सामग्री आपकी क्या होगी, कह रहे हैं दीदी एक वीडियो लेके आओ, तुक्का लगाओ, 100% नंबर कैसे आए, है ना। बस तुम वीडियो ही देखते रह जाइए कि 100% कैसे लगाएं, जो कंटेंट दिया जा रहा है उसे मत पढ़ लियो। ये तुक्के लगाने की ट्रिक है आपकी कि कम से कम ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर कुछ पढ़ाई नहीं है ना तो फिर तुम क्या नाम है जिंदगी भर तुक्का लगाते रह जाओगे, कभी सीटेट पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तुक्के लगाना छोड़ो, कम से कम एक जो बेसिक समझ है वो अगर आपकी विकसित हो जाएगी तो सीटेट कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, बस एक समझ आपकी डेवलप होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक,
से हटकर असली दुनिया की सामग्री पढ़ाना, जैसे अखबार की कटिंग, होटल का मेन्यू, ट्रेन टिकट, ये क्या है, ये प्रामाणिक सामग्री आपकी। तो पाठ्य पुस्तक से अलग जो भी असली दुनिया की वस्तु हैं उनको अगर आप पढ़ा रहे हो वो आपकी क्या है, वो हमारी प्रामाणिक सामग्री कहलाते हैं। इसमें आप समकालीन लेखक की कथा कहानी भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आ जाए कि पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा लिखी गई कोई कविता, वो नेगेटिव है कि नहीं। मैंने आपको कह दिया भाई प्रामाणिक सामग्री क्या होती है, जो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त जो भी सामग्री आपकी सिलेबस में बुक लगी है तो आप वो पढ़ रहे हो तो वो प्रामाणिक नहीं है ना। प्रामाणिक क्या है, जो आपकी पूरे यानी कि होल वर्ल्ड की जो चीजें हैं, है ना, आपकी किताब से अलग दुनिया की जो भी पढ़ने की वस्तुएं वो प्रामाणिक हो गई हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि पाठ्य पुस्तक से अलग। जैसे माना कि गांधी जी के पाठ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी कक्षा में लगा हुआ है गांधी जी का पाठ। अब गांधी जी को पढ़ाने के लिए अब मैं आपको प्रोत्साहित करूँ कि उनकी जीवनी पढ़ना, कभी आत्मकथा गांधी जी की, है ना, तो इस तरह से वो अब क्या होगी, वो प्रामाणिक सामग्री होगी। तो वो पाठ्य पुस्तक का लेखक नहीं है, वो गांधी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी तो वो है। तो वो आपके तत्कालीन लेखक के द्वारा लिखी गई कोई भी कथा या कहानी, कोई लघु कथा, किसके द्वारा, ये मार्क माई वर्ड्स, ये जो शब्द बोल रही हूँ इनको ध्यान रखना कि तत्कालीन लेखक के द्वारा लिखी गई कोई लघु कथा या कहानी प्रामाणिक मानी जाएगी, लेकिन पाठ्य पुस्तक के लेखक के द्वारा लिखी गई कोई कविता या कहानी प्रामाणिक नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आगमन विधि। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, ऑलवेज पॉजिटिव, कि जब भी आप व्याकरण शिक्षण की बात करें कि व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो कहेंगे आपकी आगमन विधि को माना जाता है। पहले बहुत सारे उदाहरण देना, है ना, बहुत सारे उदाहरण देना और उनसे नियम निकलवाना। व्याकरण सिखाने के सबसे बेस्ट तरीका ये आपका माना जाता है, सर्वोत्तम विधि इसको माना जाता है, किसको, आगमन विधि को। और न केवल, हाँ, कई बार आपको ये डाउट रहता है कि मैम आगमन विधि ये जो है ये केवल प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है या आपके माध्यमिक स्तर के लिए भी उपयोगी है। तो बाबू ये हमारे प्राथमिक और माध्यमिक, आप चाहे उच्च स्तर के बच्चे हो, चाहे आप माध्यमिक स्तर के बच्चे हो, चाहे आप प्राथमिक स्तर के बच्चे हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है ना। अगर आप उच्च स्तर के बच्चों को डायरेक्ट नियम सिखाओगे तो डायरेक्ट नियम सिखाना सदा नेगेटिव माना जाता है, और प्राथमिक स्तर के बच्चों को तो कभी डायरेक्ट नहीं सिखाना है। तो इसी तरह से आप अगर माध्यमिक स्तर के लिए भी पूछी जाए कौन सी विधि सर्वोत्तम है तो भी आप आगमन लगाएंगे, और अगर प्राथमिक स्तर के लिए पूछी जाए तो भी आप आगमन लगाएंगे। व्याकरण शिक्षण के सर्वोत्तम हो तो भी आप आगमन लगाएंगे, यानी कि जो विधि आपके उदाहरण से नियम की तरफ चल रही है ना। हर बच्चा पहले उदाहरण से सीखना चाहता है, उसके माध्यम से नियम सीखना चाहेगा, है ना। ये एक मनोविज्ञान है हमारा कि हम उदाहरणों से चीजों को जल्दी सीखते हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे हो। ठीक है, चलेगा। तो यहां चलते हैं आगे, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक शब्द आपके कौन से होंगे। ठीक है, तो नकारात्मक शब्द कौन कौन से होने चाहिए उन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। स्किमिंग में निष्कर्ष निकालना होता है, रिप्लाई दे मैम। स्किमिंग में निष्कर्ष निकालना, हाँ, निष्कर्ष निकालना होता है। स्किमिंग में आप सारांशीकरण कर रहे हो, निष्कर्ष निकाल रहे हो, स्किमिंग होता है। ठीक है, और कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया है, उसके बाद फिर मैं आगे चलती हूँ नेगेटिव टैग वर्ड्स की तरफ। चलेगा, बहुत शानदार। कि केवल, मात्र और ही, ये क्या है आपके, सदा नेगेटिव है, नकारात्मक रहेंगे। केवल, मात्र और ही, कि केवल कुछ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ही, मात्र, ये ओनली अर्थ को देते हैं। तो जिस ऑप्शन में ही हो, केवल हो, मात्र हो, ये सदा नेगेटिव रहेंगे। और या फिर आ जाए कि सभी ऐसे हैं, है ना, सभी शब्द भी कई बार आपका नेगेटिव मान लिया जाता है, तो यहां पर ये आपके नेगेटिव रहेंगे। इनको देखकर आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है आपका सही, तो आप इनको एलिमिनेट करो देखते हुए। तो यह शब्द बाकी सभी विकल्पों को खारिज करता है जो शिक्षण में संकीर्णता दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद रोट लर्निंग, रटना जिसको हम कहते हैं, रटना, रोट लर्निंग की बिना समझे तोते की तरह याद करना, यह स्थायी नहीं होता है ना। आप कुछ समय के लिए इसको याद कर पाते हैं फिर आप भूल जाते हैं। तो आपको तोते की तरह नहीं रटना है, आपको समझ के जाना है, क्योंकि आपका सीटेट भी जो है ये समझ बेस्ड है, ये रटने पर केंद्रित नहीं है। कंठस्थ करना आपका, मेमोराइज, ये कंठस्थ और रटना, कंठस्थीकरण और रटना दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी ही हैं, कि यह रटने को ही दूसरा रूप है जो समझ विकसित नहीं करता है। तो कंठस्थ करना भी क्या है, आपका समझ विकसित थोड़ी कर रहा है, आपको कविताएं रटवा दी गई हैं, है ना, उनकी अर्थ आपको याद नहीं है, श्लोक याद करवा दिए गए हैं, अर्थ आपको आता नहीं है। तो केवल रटवाना या कंठस्थीकरण से काम नहीं चलेगा, अर्थ निर्माण भी आपको आना चाहिए। उसके बाद दंड या सजा, पनिशमेंट आप बच्चे को देते हो, इससे बच्चे में डर और हीन भावना पैदा होती है। हीन भावना कैसी होती है कि बच्चा खुद को नीचा समझता है। हीन भावना वो है जहां हम अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लग जाते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है मैम, प्लीज बताओ क्या होता है व्याकरण अनुवाद विधि में? आप अनुवाद करके यानी कि लक्ष्य भाषा, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाते हो और लक्ष्य भाषा में अनुवाद करके आप भाषा को सीख रहे हैं, तो वो आपकी व्याकरण अनुवाद विधि है। भंडारकर विधि भी कहते हैं। यहाँ नियमों के माध्यम से भाषा सीख रहे हैं, मातृभाषा के माध्यम से अनुवाद करके लक्ष्य भाषा को सीख रहे हो। और क्या बता दूं, निगमन विधि का ये अनुसरण करती है और लेखन कौशल पर बल देती है आपकी जो व्याकरण अनुवाद विधि है। ठीक है मैम, कहीं कहीं केवल पाजती होता है। पाजती मतलब, चलो, इससे बच्चों में डर और हीन भावना पैदा होती है।
हतोत्साहित यानी कि डिस्करेज बच्चे को आप करोगे, उसने काम अच्छा नहीं किया तो आप उसको हतोत्साहित करोगे? नहीं, हमें उसको हतोत्साहित नहीं करना है। बच्चे को यह कहानियां कहना कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो उसे चुप करा देना है ना। हमने कह दिया बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा बाबू, तो बच्चा वहां चुप, है ना। और ऐसा सुनकर बच्चे में आ गई हीन भावना, वो आगे कोशिश ही नहीं करेगा, है ना। और अगर बच्चा कर भी रहा है तो आप उसको ऐसे प्रेज करो, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलत हुआ है, आगे देखो ऐसे करो तो तुम बहुत अच्छा करोगे। तो इस तरह से अगर आप इमोशनल सपोर्ट दोगे एकदम पॉजिटिव तरीके से, वहां पर बच्चा गलती करता हुआ भी नहीं झिझकेगा कि कोई नहीं, अगर गलती हो रही है तो मैम डांटेंगी नहीं, वो मुझे सही बताएंगे कि सही हमारा क्या होगा। ठीक है। कठोर अनुशासन सदा नेगेटिव है कि कक्षा में कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कि डराकर कक्षा को शांत रखना, जिससे सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है ना। कक्षा जहां शांत हो गई तो वहां बच्चा निष्क्रिय हो गया, और बच्चा निष्क्रिय तो कक्षा में यानी कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी निष्क्रिय आपकी हो गई। तो बच्चा आपका शांत नहीं होना चाहिए। कठोर अनुशासन होगा तो बच्चे वहां शांत बने रहेंगे। शांत बने रहेंगे तो आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे, अंतःक्रिया नहीं करेंगे, समूह चर्चा नहीं करेंगे, तो वहां पर बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड होना नेगेटिव है कि जहां केवल शिक्षक सक्रिय हो और बच्चे क्या है, मूक श्रोता है। मूक का मतलब चुप बैठे हैं और सुन रहे हैं चुपचाप बैठे हुए, तो ऐसी कक्षा आपकी अच्छी नहीं मानी जाती है। उसके बाद आपका क्या आता है, मैम व्याकरण अनुवाद विधि में प्राइमरी के लिए इंडक्टिव और सेकेंडरी के लिए डिडक्टिव। किसने कहा तुम्हें नए नए तरीके ढूंढ के लाते हो? ऐसा कुछ नहीं है। व्याकरण अनुवाद विधि अब आप किसी भी क्लास के लिए पढ़ाओ, चाहे प्राइमरी के लिए चाहे आप माध्यमिक स्तर के लिए हो, तो उसका नियम एक ही है कि वो नियम विधि का ही प्रयोग करेगी, केवल और केवल निगमन विधि का, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप प्राइमरी स्तर पर लागू करें तो आप इसको लागू करोगे, ये विधि है, विधि का अपना अपना नियम होता है। ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड अगर आप पढ़ाओगे, नेगेटिव है कि केवल किताब से बाहर जाकर आप देखना ही नहीं चाहते, बच्चों को कुछ पढ़ाना ही नहीं चाहते, केवल आपका जो नॉलेज है, आपका जो कंटेंट है, वो जो किताब में दिया हो उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो केवल आपका टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो किताब के बाहर न जाना, केवल किताब को ही ज्ञान का स्रोत मानना कि जो भी है सर्वे सर्वा तुम्हारी ये किताबें हैं, इनको पढ़ लो, इन्हीं में दिमाग को खपा डालो, तो ये नेगेटिव माना जाता है। ठीक है। आगे मानक भाषा पर जोर, फोकस ऑन स्टैंडर्ड लैंग्वेज कि बच्चे की अपनी बोली को ठुकरा रहे हो। देखो जब आप बच्चे की खुद की मातृभाषा को ठुकराओगे तो वही तो है मानक भाषा। मानक भाषा क्या है कि वह शुद्ध भाषा जो आपके पठन पाठन का हिस्सा है ना। तो शुद्ध और परिमार्जित भाषा ही आपकी मानक भाषा कहलाती है, जो व्याकरणनिष्ठ भाषा होती है, जो आपके पढ़ने पढ़ाने का एक जरिया है ना, एक माध्यम है, मीडियम है। तो आप इस बात पर जोर नहीं दोगे कि आप की जो लक्ष्य भाषा है आप उसी में बातचीत करेंगे, नहीं, बच्चा अपनी मातृभाषा में बात करेगा और आप उसको हतोत्साहित नहीं करोगे, उसको मतलब स्थान दोगे अपनी कक्षा में भाषा को भी। व्याकरण के नियम याद करना कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को नियम रटाना मनोवैज्ञानिक रूप से गलत है ना। अब कहो मैम यही तो हम पूछ रहे हैं कि हम व्याकरण अनुवाद विधि, नहीं, व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग करना ही क्यों प्राथमिक स्तर पे, जब हमें पता है कि निगमन विधि का प्रयोग करना गलत है, नियम रटाना गलत है, तो आप उदाहरण से बच्चे को समझाओ। ठीक है। व्याख्यान विधि, अब व्याख्यान विधि आप जानते हैं ये नेगेटिव मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर आपका जो शिक्षक है वो लेक्चर देता है, लेक्चर मेथड जिसको कहते हैं, बच्चे निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं, मूक श्रोता बने रहते हैं, बच्चे सुनते हैं, आलस आता है, अपने सोते भी रहते हैं आधे तो चुपचाप। तो ये आपका लक्षण होता है व्याख्यान विधि का। किया होगा आप सभी ने व्याख्यान को सुनते हुए, बहुत लटके झटके लिए होंगे क्योंकि मैंने तो बहुत किया है ना। तो यहाँ पर व्याख्यान विधि आपकी निष्क्रिय मानी जाती है, और वो वाली नींद ना ऐसी गजब नींद होती है, जिंदगी में ऐसी नींद कभी नहीं आएगी जो नींद पढ़ते हुए आती थी लेक्चर को लेते हुए। तो छोटे बच्चों के बड़े बड़े भाषण देकर पढ़ाना वो बोर हो रहे हैं, है ना। लेकिन व्याख्यान विधि आपकी उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है, ये प्राथमिक स्तर के लिए कभी भी उपयोगी नहीं है व्याख्यान विधि, है ना। तो जो आपके उच्च स्तर की जो ग्रेजुएशन लेवल पर जब हम चले जाते हैं तो वहां पर हम क्या है, व्याख्यान विधि का लेक्चर मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। निष्क्रिय कि बच्चे की कक्षा में बिना किसी गतिविधि को चुपचाप बैठे रहना, ये आपका यहाँ बच्चा निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय अधिगम अगर हो रहा है कक्षा में, बच्चा निष्क्रिय है, तो ये निष्क्रियता आपकी गलत मानी जाती है, नकारात्मक मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है, तुच्छ यानी कि कम अंक लाना, कम आंकना कि बच्चे की क्षमता पर शक करना या उसे कमजोर समझना है। तो बात भाई गलत आपकी कि आप बच्चे की क्षमता को कम नहीं आंक सकते, वो बच्चा है और संभावनाएं अभी उसमें पनप रही हैं, तो आप उसको कभी भी कम नहीं आंकना है। ठीक है। तो उसको कमजोर नहीं समझना है। ठीक है। डायरेक्ट मेथड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, देखो MM व्लॉग्स पॉजिटिव नेगेटिव क्या कहां पर हो जाए कुछ नहीं कह सकते। अब डायरेक्ट मेथड से ऐसा नहीं पूछा जाए कि पॉजिटिव है, प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, अब आप छांटो, है ना। प्रत्यक्ष विधि की क्या विशेषता है, अब आप छांटो, तो आपको प्रश्न करके और समझ डेवलप होगी। अब हर बार पॉजिटिव नेगेटिव मतलब आप उस पर जुड़ जाओ, ये उनके लिए जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो थोड़ा सा जहां पर एक भी प्रश्न सही नहीं कर पा रहे हैं तो वो 2-4 प्रश्न इनके सहारे कर सकते हैं अपने सही, है ना। तो इतना नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में उलझे रह जाना, सबसे मस्ट है प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो नेगेटिव और पॉजिटिव की समझ आपके दिमाग में अपने आप बनती चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने नेगेटिव को पहचान लिया सही तरीके से, कब आपने पॉजिटिव को पहचान लिया। ठीक है।
तुलना करना यानी कि कंपैरिजन करना, कि एक बच्चे की तुलना दूसरे से करना ये आपका गलत माना जाता है, लेकिन बच्चे से खुद तुलना करना वो आपका पॉजिटिव है ना, जिसको स्वयं आकलन कहते हैं, कि बच्चा जो है खुद के अपने प्रदर्शन का खुद से आकलन कर रहा है। अंक या ग्रेड देना ऑलवेज नेगेटिव आपका माना जाएगा, है ना, कि पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे नंबर लाना नहीं, है ना। रैंकिंग यानी कि रैंकिंग देना, बच्चों को पहला या आखिरी स्थान देकर बांटना, तो ग्रेडिंग करना, रैंकिंग करना, अंक देना आपका नेगेटिव माना जाता है ना। और इनसे संबंधित आपका क्या होता है, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन में तो हम क्या करते हैं, जिसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो समेटिव असेसमेंट है, और इसी को क्या कहते हैं, योगात्मक आकलन को समेकित आकलन भी कहते हैं, समेकित आकलन भी कहते हैं। और ये आपका हद हमेशा नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को ग्रेडिंग और नंबरिंग दी जाती है ना। ब्लैंक कोरी स्लेट आप बच्चे को नहीं समझेंगे, कि यह मानना कि बच्चे को कुछ नहीं आता, जबकि बच्चे अनुभवों के साथ स्कूल आते हैं, है ना। तो खाली स्लेट आप कभी भी नहीं जानेंगे। तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना, है ना, टेक्निकल जो आपकी शब्दावली है उसका प्रयोग करना सदा नेगेटिव माना जाएगा। बच्चों के सामने बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग करना, वही है आपकी तकनीकी शब्दावली, कि बच्चे आगे पढ़ने और आप उनके सामने बहुत ही कठिन से कठिन शब्दावली का अगर प्रयोग करोगे तो आप कैसे पेडागोजी सीख पाते, नहीं सीख पाते ना। हमारा उद्देश्य क्या है, इसकी कठिन जो शब्दावली है उसको सरल भाषा में आप तक पहुंचा देना। तो इसी बलबूते पर तो आप यहाँ आज टिके हुए हो, आपकी समझ बन गई है कि जो कठिन से कठिन शब्दावली है उसका प्रयोग न करके हमने आपकी व्यावहारिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए तकनीकी शब्दावली को आपको सिखा दिया। तो इसी तरह आपको भी कक्षा में तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है ना। तो तकनीकी शब्दावली से ज्यादा आप व्यावहारिक शब्द जो उनकी भाषा से कनेक्ट करते हैं, तो उन शब्दावली का प्रयोग करोगे तो वहां बच्चा ज्यादा सहज होगा, है ना। नकल करना, बोर्ड से या किताब से हूबहू उतारने को कहना है, यानी कि एक प्रकार से आप केवल इस पर डिपेंड करो कि जो मैंने लिख दिया और तुम उतार लो, याद कर लेना। तो ये नेगेटिव माना जाता है कि कक्षा में मैंने लिखा दिया कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर लिख दिया है और आप इसको याद करके लाइएगा। तो यहाँ पर बच्चे में कहाँ रचनाशीलता का विकास होगा, नहीं होगा। बच्चे को खुद से खोज में संलग्न करो, आप खुद से उन चीजों पर तर्क करो, चिंतन करो, खुद लिख कर लाओ। तो जब बच्चा यहाँ खुद संलग्न होगा, आप थोड़ी बहुत हिंट दे सकते हो कि इस तरह से आप क्या है उत्तर लिख सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से आप केवल कॉपी करने के लिए कह रहे हैं कि जो मैंने बता दिया याद करके लाओ और ये ही लिख देना। तो यहाँ पर बच्चा केवल एग्जाम ओरिएंटेड हो गया, पाठ्य पुस्तक ओरिएंटेड हो गया, शिक्षक ओरिएंटेड हो गया। यहाँ पर बच्चे के खुद के विचार मर गए, है ना। यहाँ पर बच्चे में कोई समालोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं हुआ, कोई बच्चे में अन्वेषण कौशल विकसित नहीं हुआ। ठीक है मैम, संस्कृत के पॉजिटिव करा दीजिए। ऋचा वो मैं कल करा चुकी हूँ आपके, ठीक है, तो आप देख लेना। त्रुटियों को तुरंत सुधारना कल करा दिए हैं मैंने, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपकी वीडियो। बच्चे के बोलते ही उसकी गलती टोक देना, इससे वह बोलना बंद कर देगा, है ना। कि अगर तुम गलती कर रहे हो तो तुरंत टोक दिया, भाई तुमने कैसे गलती करी है, तो यहाँ पर बच्चा बोलना ही बंद कर देगा। तो तुरंत नहीं टोकना, बाद में बता दो, फीडबैक दे दो। तो तुरंत टोकना ऑलवेज नेगेटिव माना जाता है। आप कहेंगे मैम कई जगह हम ड्रिल को पॉजिटिव मानते हैं, तो उसको पॉजिटिव कब मानते हैं ड्रिल को, जब आपसे पूछा जाए कि स्किनर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। कि आप अध्यापक कक्षा में बार बार अनुकरण के माध्यम से सिखा रहा है, तो अनुकरण करना अब यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो गया। तो जब पूछा जाए व्यवहारवाद के संदर्भ में क्या सही है, स्किनर के अनुसार क्या सही है, वहां पर तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन पूछ लिया जाए निम्न में से क्या गतिविधि आपके लिए कक्षा में उपयुक्त नहीं है, तो ड्रिल करना, अभ्यास करना, अनुकरण करना, अब ये नेगेटिव मान दिया। ठीक है, तो कहां पर किस संदर्भ में वो पॉजिटिव है, किस संदर्भ में नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है प्रश्न के प्रकार पर, कि प्रश्न आपसे कैसे पूछा जा रहा है। जैसे अभी पीछे एक ने पूछा कि मैम प्रत्यक्ष विधि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो कोई विधि पॉजिटिव नहीं है, कोई विधि नेगेटिव नहीं है, वो आवश्यकता के अनुसार आपको सभी विधियों की नॉलेज होनी चाहिए, जहां जिस विधि की आवश्यकता हो। इसलिए एक शब्द आया था ना आपका कि शिक्षक कैसा हो, उसको शिक्षण शास्त्र यानी कि सभी विभिन्न दर्शनग्राही, है ना। शिक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए कि शिक्षण का दृष्टिकोण कैसा हो, विभिन्न दर्शनग्राही, है ना। चलो मैं इधर पॉजिटिव में आ जाता है, लिखवा देती है ना, पॉजिटिव चल रहे थे। तो शिक्षक की है ये गुण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका बाधा या बोझ, पढ़ाई या बस्ते से बच्चे पर बोझ बना देना नेगेटिव है आपका। अब नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ाई से या बस्ते को बच्चे पर बोझ बना दे रहे हो, ये गलत है। लेबलिंग करना, है ना, कि बच्चे को मंदबुद्धि या होशियार का ठप्पा लगाना, है ना, ए मंदबुद्धि इधर आ, ए होशियार इधर आ। तो ये जो लेबलिंग कर रहे हो कि ये मंदबुद्धि बच्चे हैं, ये होशियार बच्चे हैं, ऑलवेज नेगेटिव आपकी मानी जाएगी। उसके बाद रोजगार परक यानी कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, कि आपका पढ़ाने का उद्देश्य केवल ये ना हो कि बच्चे को रोजगार मिले, है ना। तो यहाँ पर रोजगार परक न होकर उनका नैतिक विकास भी बच्चे का होना चाहिए, है ना। तो यानी कि केवल नैतिक या केवल रोजगार परक ना हो, कि चहुमुखी विकास हो। ऑल ओवर हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे होना चाहिए बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए, विभिन्न विधियों में यानी कि विभिन्न तरीकों से, यानी कि उसको सब तरह के चीजों को समझने के मौके या सीखने के मौके दिए जाए। तो है ना, TWA टारगेट विदंकित का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करोगे तो